प्लीज। रिक्वायरमेंट थी तुम लोग बोल लो, दोनों बोल लो। रिक्वायरमेंट थी इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। न टोटल चाहिए न कंपैरेटिव चाहिए, ठीक है। वेव्स लग गई, बस स्किल ही करनी थी, है? अच्छा जी। पॉइंट 1 में कहता है बैलेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन यकम जनवरी 18। ये ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कहते हैं जी, एक है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और दूसरा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब है? नहीं, ये बुक वैल्यू तो कभी भी नहीं हो सकती। या ये कॉस्ट होगी या ये रीवैल्यूड अमाउंट होगी। ऐसी फिगर है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, तो वो बुक वैल्यू कैसे हो सकती है? हाँ, ये ग्रॉस अमाउंट है। कोई रीवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो उसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, और कोई कॉस्ट मॉडल वाला है तो उसकी कॉस्ट पड़ी होगी। ये बुक वैल्यू कभी नहीं हो सकती ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब ही क्या है? जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई। तो ये कैसे बुक वैल्यू कह दिया आप लोगों ने? 100 दफा इस्तगफार करें इसके ऊपर। अच्छा, अब ये पता लग जाए ना, जरा पता लग गया जी। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, ओके। और बाकी इक्विपमेंट जो पहले से आ रहा है और नया जो प्लांट आया है ये कॉस्ट मॉडल पे रहने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है। आप कहो पहले रीवैल्यू हुआ नहीं, ये तो बताएं। पहले रीवैल्यू भी हो चुका। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एट यकम जनवरी 18 इज 8.5, जिससे पता लगा कि ये एसेट पहले रीवैल्यू भी हो चुका है। और साथ ही इधर जंप किया तो लिखा हुआ था ये जो 20 साल रिमेनिंग लाइफ निकाली हुई है, ये भी लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन की रिमेनिंग लाइफ है, ठीक है। अब लास्ट रीवैल्यूएशन की डेट यकम जनवरी अज्यूम कर लें 18। यकम जनवरी 18 अज्यूम करने वालों के नाम अहम पैगाम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 रुपए की आ रही है। इसका मतलब है कि ये एसेट यकम जनवरी 18 को रीवैल्यू नहीं हुआ, वरना इस दिन डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 होता। अब सवाल के अंदर मसला क्या है? ए डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन is missing. Date of last revaluation is missing. चलो कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक है। शुरू करते हैं सवाल। प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन इस सवाल के अंदर मिसिंग है। रीवैल्यूएशन हुई पड़ी है पहले। अच्छा, मैं पॉइंट नंबर 1 करूंगा फिलहाल, और पॉइंट 3 करूंगा, और इसके साथ पॉइंट 5 के अंदर भी बिल्डिंग को पढ़ूंगा। पहले बिल्डिंग को एक साइड पे कर लेते हैं, फिर प्लांट को करेंगे, और फिर इक्विपमेंट को करके। नोट नहीं बना रहा मैं, सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा। नोट आप फिर बना लेंगे घर पे, कोई मसला नहीं नोट बनाना तो आपको, ठीक है। अच्छा, यकम जनवरी 18 पर 240 रीवैल्यूड अमाउंट है और 36 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब 204 रुपए बुक वैल्यू है यकम जनवरी 18 पर। ऐसा ही है। ऑन 31 दिसंबर 18 फिर रीवैल्यू हो गया 178 पे ले गए, प्रिसाइज वैल्यूअर ने किया। अगली बात बाद में पढ़ते हैं, बस याद करा देना मुझे एंड में जब सारी रिवैल्यूएशन हो जाए कि इसको भी करना है इंपेयरमेंट टेस्ट को, ठीक है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 18 पर ये एसेट दोबारा रीवैल्यू हो गया। पेज नंबर 1 नोट की मेन बॉडी, पेज नंबर 2 सब नोट्स के लिए, पेज नंबर 3 पे आपकी हेडिंग आ गई वर्किंग्स, ठीक है। ओके, वर्किंग्स में पहली वर्किंग अब मैं करने लगा हूं, डेट, अपनी फेवरेट वर्किंग, डिस्क्रिप्शन,
बिल्डिंग क्या क्या नाम है? ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। जी, यकम जनवरी 18 पर हमें कॉस्ट यानी रीवैल्यूड अमाउंट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, लेकिन हम तो बुक वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट कोई लिखना चाहे तो बेशक लिख ले, और मतलब रीवैल्यूड अमाउंट, लेकिन मुझे पता नहीं डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या थी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा उसको, ओके। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी जी? 240 कॉस्ट है माइनस 36 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 204 की बुक वैल्यू आ गई। और इसी दिन सरप्लस की बुक वैल्यू कह रहे हैं 8.5 है। यहां तक को मसला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा 31 दिसंबर 18 पर एसेट रीवैल्यू होकर पहुंच गया है 178 पे। तो पहले 31 दिसंबर 18 पे पहुंचाना था, मसला ही सिर्फ यही था। उसके बाद रीवैल्यू करना क्या मसला है? अब जब हम 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिशिएट करके इसको ले जाने लगे, तो 204 को हमने पकड़ा, तो फौरन ख्याल आया मेथड तो स्ट्रेट लाइन है, तो हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास कॉस्ट मौजूद है। 204 को 20 से डिवाइड करना तो गलत होगा ना, 204 तो बुक वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल रेट कॉस्ट पे लगता है, तो हम 240 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 12। ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। अब जैसे ही हमने 8.5 को भी डिवाइड करना चाहा 20 से, तो उसने रोड़ा डाल दिया, रोड़ा। और रोड़ा, रोड़ा समझते हैं रोड़ा? इसने रोड़ा डाल दिया। क्या रोड़ा डाल दिया? ये कहने लगा ओ भाई साहब 240 तो उस दिन की वैल्यू है, समझो कॉस्ट, उसको तो लाइफ ओरिजिनल वाली पे डिवाइड कर सकते हैं 20 पे, मैं थोड़ा ही 8.5 उस दिन की वैल्यू हूं, मैं तो यकम जनवरी पे खड़ा हूं, तो मैं तो 20 पे डिप्रिशिएट नहीं हो सकता। ये तो गलत कर दोगे आप, जो आपने किया, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, एक बात ध्यान में रखें, यहां से क्या होगा, ये फिगर गलत आएगी, बस यहाँ पे नंबर कट गए उसके, ठीक है। उसके बाद आगे जो काम किया आपने, जो रीवैल्यूएशन की बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू कंपैरिजन से, जो उनकी एंट्रीज किया आपने नोट में, क्या सारे नंबर कट जाएंगे? ऐसा कतन नहीं होता, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मतलब अगर ये पूरी एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की अगर जो है वो 7-8 नंबर लिए हुए थी, तो उसमें शायद 1-1.5 नंबर कट जाएगा, सिर्फ अगर यही गलती की है तो 2 नंबर कट जाएंगे, बाकी नंबर मिल जाएंगे। इसलिए परेशान नहीं होना। जो बच्चे 40 मिनट तकरीबन थे लगाकर उठे पूरी मेहनत करके, तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पास होंगे। गलतियां तो भाई होती रहती हैं, अगर इस तरह की गलती पे पूरे अगले नंबर भी कटने होते, भी आना बैठा होता आपके पास, ठीक है। जिन्होंने घंटा लगाया उनके नंबर कटेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप सुने सुने सुने, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पे ही लिया, 240 ही है ना लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। नहीं, ये तो रीवैल्यूड अमाउंट है, कॉस्ट पे तो ये पड़ा हुआ है। बल्कि यूं लिखता हूं, ये कॉस्ट है और ये लेटेस्ट, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ये लेटेस्ट। बेटा वो उस दिन का नहीं है, क्योंकि उसने ये कहा है कि यकम जनवरी 18 एज एट यकम जनवरी 18 ये 8.5 मिलियन है। बेटा कट्ठे कट्ठे नहीं आते हैं, ये है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। इसको भी मैं यकम जनवरी 18 पर मान लेता, 0 लिखा होता। कैसे कह सकते हैं कि ये यकम जनवरी 18 पे, जब 36 की डेप्रिसिएशन आ रही है, तो वो ग्रॉस अमाउंट है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई। कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट रीवैल्यूएशन हो चुकी है, इसलिए वो कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है। यकम जनवरी 18 की ये रीवैल्यूड अमाउंट है, डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू आप यकम जनवरी 18 की 204 निकाल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, मसला समझे पहले। मसला ये है कि 8.5 को 20 पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी बात आपके साथ मैंने कहीं ना कहीं की थी, वो मैंने आज रिवाइज की है, पिछली क्लास में तो सवाल छोटा सा नोट कर लिया था। मैंने आपको कहा था
कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो तो ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड करें। आंसर सेम आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। कितने बच्चों को ये बात याद है? चलें बाकियों को याद करवाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल। जी, ऊपर वाली अभी बात ना पढ़ें और ये सवाल देखें। ये सवाल सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल है, ठीक है। और इसमें मैंने अज्यूम किया यकम जनवरी 18 को हमने एक 200 का एसिड खरीदा है और उसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होना है, तो फॉर्मूला हर साल रिपीट कर लो, यानी कॉस्ट को हर साल ओरिजिनल लाइफ पे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ओरिजिनल, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ, यानी कि 200/4 हर साल करते रहोगे, हर साल 50 की बराबर डेप्रिसिएशन आती रहेगी। यही स्ट्रेट लाइन मेथड। और हमेशा ऐसे ही याद रखना है, ये जो टूल अब सिखाने लगा हूं ये सिर्फ ज़रूरत के वक्त है, ज़रूरत के वक्त के लिए। वरना अगर आपने ये टूल हर वक्त लगाने की कोशिश की ना तो शायद आप स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को मिक्सअप करने लग जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं हमेशा यही चाहूँगा कि आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का ख्याल आते ही कहा करें कॉस्ट पर रेट लगेगा, और रिड्यूसिंग बैलेंस का नाम आते ही आपके जहन में आप फौरन कहें बुक वैल्यू पे लगेगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड में बुक वैल्यू को हम लिफ्ट ही नहीं कराते, पक्का पहले दिन से आपका जहन उधर रखा पक्का लगाया हुआ, ठीक है ना, ताकि ये दोनों मिक्स ना हो आपसे। ये बात समझ गए? लेकिन ये जो टूल है ये कभी कभी मजबूरी में यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही है, मैं पहले साल बुक वैल्यू कितनी है, यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू कितनी है, यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू कितनी है बेटा, यकम जनवरी 18 पर तो बुक वैल्यू भी 200 ही है ना, और लाइफ कितनी है रिमेनिंग, इस दिन तो 4 ही थी, इसी दिन तो खरीद कर लाए थे, तो ये तो बात सही है, ये तो ऐसे ही होना था। लेकिन अगले साल जाकर मैं 200 को 4 पे डिवाइड करने की बजाय बुक वैल्यू पकड़ लूँ। ये मैंने बात की हुई है क्लास के अंदर, एक छोटी सी एग्जांपल भी करवाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सबको भी याद आ जाए, ओके, जिनको भूला हुआ। तो 150 बुक वैल्यू उठाई और इस दिन, जिस दिन की बुक वैल्यू है, इस दिन रिमेनिंग लाइफ निकाली, तो वो कितनी है, 3 साल। तो आपका आंसर फिर वही 50 है, ठीक है। अगले साल बुक वैल्यू कितनी हो गई, 100, और इस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है, 2 साल डिवाइडेड बाय 2 करो, 50 है। फिर बुक वैल्यू कितनी है, 50, ये बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 रिमेनिंग लाइफ, तो 50 ही है। तो ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था जब मैंने आपको ये बात पहली बार करवाई थी, और कहा था कहीं मुश्किल सवालों में जाके ये काम आएगी, लेकिन आप ऐसी बातों को लिफ्ट नहीं कराते, वो काम आ गई ना फिर इस सवाल में, ठीक है। तो उसूल हमने क्या ड्रॉ किया था कि इन स्ट्रेट लाइन मेथड इफ वी डिवाइड ओरिजिनल कॉस्ट विद ओरिजिनल लाइफ और बुक वैल्यू विद रिमेनिंग लाइफ, डेप्रिसिएशन विल बी सेम, डेप्रिसिएशन विल बी सेम, ठीक है। चलें जी, अच्छा, ये याद आया थोड़ा सा? कितने बच्चों को अभी भी याद नहीं आएगा ऐसी बात की थी? अच्छा चलें, कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसको समझ नहीं आई है कि ये क्या हुआ है? चलो फिर ठीक है। किसी को नहीं भी याद आया ना कि ये बात की थी, तो अब की ही इसीलिए है कि सबको ये बात दोबारा से, जिनको याद नहीं थी वो याद आ जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी आज से पहले वो इसको पढ़ लें, ठीक है। आप सब दोबारा एक ही फुटिंग पर आ गए जी। चलें अब आगे। अच्छा, मसला क्या था? मसला था ये तो चलो आपको कॉस्ट मिल गई थी, आपने इसको डिवाइड बाय 20 कर दिया, आपने मौजे मार ली। लेकिन ये भाई साहब 8.5 ये उस दिन की का रिवेन सरप्लस नहीं है जिस दिन ये 240 की रीवैल्यूड अमाउंट एसेट अकाउंट में आई थी। बात समझे, एसेट पुराना चला आ रहा है। तो अब या तो मैं कॉस्ट को डिवाइड करूं 20 रुपए ओरिजिनल लाइफ से जो उस दिन रिमेनिंग निकाली हुई थी, या मुझे यकम जनवरी 18 की बुक वैल्यू तो अवेलेबल है ना, इस दिन की रिमेनिंग लाइफ, इस दिन रिमेनिंग लाइफ पता लग जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं 204 को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दूंगा, तो भी आंसर वही आएगा। इसका ये होगा एसिड के
पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि 240 मेरे पास ओरिजिनल जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई थी उस दिन वाली रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है कि मैं एसिड के मामले में 240 को 20 से डिवाइड करूं या एसिड के मामले में 204 को रिमेनिंग से डिवाइड करूं, आंसर सेम आएगा। लेकिन सरप्लस के मामले में मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं 8.5 को डिवाइड बाय 20 कर दूं या 17 करूं। सरप्लस जो है ये यकम जनवरी 18 का है, पता नहीं 2, 3, 4 साल पहले जब आया था तो कम होते 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 इतना हो चुका है। इस वैल्यू को तो रिमेनिंग लाइफ पर ही डिवाइड कर सकता हूं अगर मुझे ट्रांसफर की अमाउंट चाहिए तो। इसलिए मैंने आपको कहा था इस सवाल में मसला क्या है, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन इज मिसिंग, जिसको निकालने के लिए भी तरीका सिखाया था एक बार किसी सवाल के अंदर। मैंने आपको कहा था देखो बच्चों, आप डिस्पोजल स्ट्रेट लाइन मेथड वाला डिस्पोजल जब करते थे तो आप एक फॉर्मूला लिखा करते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी हो तो आप कहते थे जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेट ऑफ डिस्पोजल की निकालनी है ना, अगर आपने तो आप डेप्रीसिएशन 1 साल की निकाल लें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर, डिस्पोजल से समझा रहा हूं ये बात, और आप लाइफ पास्ड टिल डिस्पोजल से मल्टीप्लाई कर दो, याद आया? तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ जाती थी। आज डिस्पोज नहीं हो रहा एसिड, बल्कि आज मैं यकम जनवरी 18 तक की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालना चाह रहा हूं। तो ये काम भी हमने किया था, वो चिंटू ट्रांसलाइंस टेस्ट में आया था, ओपनिंग एक्यूमुलेशन मिसिंग थी तो हमने कहा था इसको निकालने का तरीका क्या है, आप 1 साल की डेप्शन निकालो और जितनी लाइफ पास हो चुकी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं जरा फॉर्मूला पहले लिखता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन यकम जनवरी 18 अगर मुझे चाहिए तो मैं 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं लाइफ पास्ड टिल यकम जनवरी 18, तो मेरे पास एक्यूमुलेशन आ जाएगी। तो बोलो एज ऑन नहीं समझ आ रहा तो टिल लिखो, इधर भी टिल 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 टिल, एक्यूमुलेटेड एक्शन टिल यकम जनवरी 18 निकालनी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और लाइफ टिल यकम जनवरी 18 मल्टीप्लाई करो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन आज मसला ये नहीं था कि एक्यूमुलेशन मिसिंग थी और ये दोनों गिवन थे, आज मसला थोड़ा सा डिफरेंट था। आज मसला ये था कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 18 की गिवन थी, ये मिसिंग था, तो कोई मसला नहीं है, ये तो 1 मिनट का काम है। चेक करो अभी जरा, चेक करो, अब चेक कर लो, चेक कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल यकम जनवरी 18 है 36 रुपए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल का निकालना है तो ये 20 साल की लाइफ निकली पड़ी है और ये 240 है, अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था 240 बटा 20, 240 बटा 20 12 रुपए 1 साल की डेप्रिसिएशन है, इनटू लाइफ पास्ड हमारे पास नहीं है, वो तो हमें चाहिए। अब ये आ गया 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो लाइफ पास्ट कितनी आ जाएगी, लाइफ पास्ट 3 इयर्स है। लेकिन हमें 3 इयर्स से कुछ लेना देना नहीं था, हमें तो चाहिए रिमेनिंग लाइफ। तो एक स्टेप और आगे बढ़े और हमने कहा लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन जो टोटल लाइफ हमने कही थी रिमेनिंग है वो 20 है, उसमें से 3 गुजर चुके तो 17 साल। ये थी फनकारी इसमें। कितने बच्चों ने वैसे ये कर लिया था? वाह, अच्छा, जी एक मिनट भाई, आवाज सही आ रही है आमिर? अच्छा जी बेटा, खामोश हो जाएं, फीमेल स्टूडेंट्स भी खामोश हो जाएं, अजीब बात है। जी बेटा आप बोलें क्वेश्चन। बेटा यही मैंने अर्ज किया कि अगर आप इसको अज्यूम करते हैं कि ये यकम जनवरी 18 की रीवैल्यूड अमाउंट है, इसी दिन ये एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो फिर ये कहां से आ गया? यही तो मसला है। अगर आप अज्यूम करें कि ये इस दिन रीवैल्यू हुआ है, इस दिन की ये रीवैल्यूड अमाउंट है और इस दिन का ये सारे का सारा सरप्लस है और इस दिन की रिमेनिंग लाइफ 20 है, मौजें तो लग गई, इस 36 का क्या करोगे फिर? अगर इस दिन ये एसेट रीवैल्यू है तो फिर यहां पे 36 नहीं होना चाहिए था, फिर ये 0 होना चाहिए था, ये ट्रांसफर हो गया होता। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं था, जैसा बताया वैसा था। जी यस, हाँ
हाँ जी 20 के हिसाब से करेंगे, लेकिन 8.5 नहीं है ना वो, दरअसल 8.5 को डिवाइड बाय 17 करो ना 0.5 आता है। यानी दरअसल जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट 240 आई थी उस दिन सरप्लस 10 आया होगा, फिर 12 माइनस होके बुक वैल्यू 204 पे बिल्डिंग ही पहुंच गई है, 0.5 माइनस होके रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 8.5 पे पड़ा हुआ। असल कहानी ये जी 20 ही लाइफ है, पर अब मजबूरन मैं 17 ले रहा हूं। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कहां गया, वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने लगा हूं ना। देखो 240 को मैं ओरिजिनल 20 पे डिवाइड करूं या 204 को 17 पे, यहां तो ऑप्शन है, ठीक है। पर मसला ये 8.5 के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। 8.5 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं 20 से, जबकि 8.5 ओरिजिनल वाला सरप्लस है ही नहीं जो हुआ था। इसके लिए मुझे रिमेनिंग ही चाहिए, इसलिए इतनी एक्सरसाइज की यार। छाड़ दो, माफ कर दो। अच्छा अब इधर देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि यहां पर सिर्फ 17 लिख लो, ठीक है। इससे मैं कहता हूं आप जरा परेशान ना हो जाएं, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं अब 17 अगर इस 8.5 के लिए यूज कर रहे हो ना, तो मेरा मशवरा दोनों तरफ यही कर लो। क्या मतलब, एसिड के लिए 204/17 कर लो और सरप्लस के लिए 8.5/17 कर लो। वैसे तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी ने करना हो तो ऐसे कर ले, ठीक है। बट मैं ये चाहूंगा जरा एक जैसा, जरा कंसिस्टेंसी रहे कि हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करने की बजाय हमने इस दिन वाली बुक वैल्यूज को इस दिन की रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दिया। अब देखो 204/17 तो वही आना है 12, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ठीक है। ये क्या आ गया, ये 0.5 आ गया। बुक वैल्यू बता दें, 1, 192 और 8.0, ठीक है जी। बस इतनी सी बात ही थी सवाल के अंदर। अब इस दिन इसको कर लेते हैं रीवैल्यू। तो 31 दिसंबर 18 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, 170। ओहो यही कसर रह गई थी, 14 का बेटा लॉस आया है, सरप्लस रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। कोई नहीं, सदमे से निकल आओ, खैर है, कुछ नहीं होता। अब इस लॉस ने पहले खाया इस सरप्लस को और 6 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब इधर देखो, फिर ना डेप्रीशिएट करने बैठ जाना। मैं बाद में ये डबल लाइन रिमूव कर दूंगा जब मैं इंपेयरमेंट टेस्ट की तरफ आऊंगा, फिलहाल उसको छोड़ो, फिलहाल यहाँ पे, ठीक है ना। क्या मतलब, डेप्रीशिएट हो चुका, अब फिर रीवैल्यू करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। ईयर एंड रीवैल्यूएशन है ना। अब सवाल बहुत सिंपल था, ओपनिंग 240 एसेट अकाउंट में और ओपनिंग 36 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपके नोट में, ठीक है ना। फिर ये 12 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये ऐड होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, और हमारा एसेट पहुंच जाएगा 31 दिसंबर 18 पे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 जमा 12 48 इकट्ठी हो चुकी होगी। अब इस 48 को 31 दिसंबर 18 पे आपने ट्रांसफर करना था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और फिर दूसरी एंट्री होनी थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो आपके पीपी के नोट में 14 माइनस नजर आ जाना था। दूसरी तरफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होना था नील। ये मैं कह रहा था, अगर रीवैल्यूएशन जिस दिन होती है उस दिन तो डेप्रिसिएशन 0 हो जाती है, तो 36 कैसे आ रहा होगा। बात समझ गए, ठीक है ना। बन गया नोट, और बोलो। अच्छा, अब सब नोट्स की बात भी कर लें। क्लास सजेशन वाज परफॉर्म बाय प्रिसाइज फलां 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 ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। अगली बात, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन एसेट वुड हैव शोन कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है। कॉस्ट सवाल में गिवन ही नहीं। 260 तो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट है ना, 260 40 जो भी है 240, कॉस्ट तो सवाल में गिवन ही नहीं है, इसलिए ये वाला सब नोट आपका नहीं बन सकता था, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप सुने, जिसने बना दिया 240 को लेके, कोई गल नहीं जी, खैर है, ठीक है, कोई मसला नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं बन नहीं सकता था। अब समझ आ रही है, बन नहीं सकता था, तो समझ आ जाए, खैर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मूवमेंट इन, अच्छा ये बोल क्यों रहे होते हैं आप लोग साथ साथ, मुझे समझ नहीं आती। हाइब्रिड में बच्चे बोल तो नहीं रहे हैं? हाइब्रिड में कौन बैठा हुआ आज? कोई भी नहीं बैठा हुआ जी, ओके।
हाइब्रिड से आ जाना, इधर जरूरत पड़ी तो हाइब्रिड में चले जाओ ना, इधर आ जाना फिर जरूरत पड़ी। अच्छा जी सुने, अब मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस हमें चाहिए, ठीक है। ओपनिंग सरप्लस कितना था, अभी तो खप खप के आए 8.5। अरोज ड्यूरिंग द ईयर कोई नहीं है, बल्कि उल्टा एडजस्टेड है। तो पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं 0.5, बच गया 8, उसको अरोज स्लैश ट्रांसफर्ड, याद है लिखा करते थे अरोज स्लैश ट्रांसफर्ड। अरोज होता था पॉजिटिव, एडजस्टेड या हाँ सॉरी एडजस्टेड, अरोज स्लैश एडजस्टेड, तो वो एडजस्टेड में माइनस हो जाना था 8 और 0 हो जाना था सरप्लस में, जैसा वर्किंग के अंदर नजर आ रहा था। वर्किंग ठीक है, 8.5 ओपनिंग था, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स 0.5 और अरोज नहीं हुआ, एडजस्ट हो गया, लॉस आया और खा गया उसको, और कितना रह गया 0। ठीक है, ये भी बनाना था, ये बना लिया था। चलो अच्छा, अब किसी ने यहां पे जी सर वो 0.5 सही नहीं निकला, तो भाई उसकी गलती के नंबर वहां कट चुके हैं। यहां पे जिसने ये सब नोट बनाया, इसका अगर 1 नंबर था तो ये पूरा 1 नंबर मिलेगा उसको, जिसने ये दिखाया कि ओपनिंग ट्रांसफर्ड एडजस्टेड और क्लोजिंग है। जो गलती जहां होगी भाई वहां हो गई ना, उस पर नंबर कट चुके हैं उसको। ठीक है, ओके, तो पास फिर भी हो जाता है बंदा, हिम्मत सिर्फ करने की जरूरत होती है। जो ऐसे यहाँ पे आके कहते हैं ना हाँ समझ नहीं आई थी सर, हम तो ऐसे ही उठ के आ गए बैठे रहे, पर्चे में भी ऐसी बाहर निकल गई, यहाँ हंसी निकलती है वहां हादसा निकलता है। पानी पिलाएगा भाई। अच्छा जी, अब बिल्डिंग इज ओवर, अब चलते हैं प्लांट की तरफ। जज़ाकल्लाह। हाँ वैल्यू इन यूज वाली बात कर लें। हाँ भाई वैल्यू इन यूज दे दी। पिछली क्लास में एक बच्चा पूछने लगा, बेटा मैंने अब आपको ना क्लास से निकाल देना है, ये लास्ट फीमेल रो जो है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, लास्ट वार्निंग है जी। एक बच्चा पिछली क्लास में पूछने लगा, मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने लगा ना, तो कहने लगा सर यहाँ पे कहीं इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट तो गिवन नहीं है, आप क्यों इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं। तो मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक बार बताया था क्लास में कि अगर रिकवरेबल अमाउंट वगैरह दे दे तो बड़ा मुश्किल काम होता है, आप इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लिया करो। और सिर्फ वैल्यू इन यूज देने का मतलब फिर फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल अवेलेबल नहीं है, तो यही रिकवरेबल अमाउंट है ना, बात समझ रहे हो। अच्छा अब आपके लिए ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट स्टैंडर्ड वाला नहीं है, मैं आपके लिए, अगर आपके सवालों के अंदर इस तरह से रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो आपके लिए ये इंडिकेटर है कि आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लिया करना, ठीक है। ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट IAS 36 वाला नहीं है, ये आपके पेपर के लिए मैं कह रहा हूं। अगर आपके सवालों के अंदर रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो बस ये आपके लिए इंडिकेटर है कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारना है, ठीक है। अब क्या कहता है जी 31/18 पे क्या हुआ, वैल्यू इन यूज 186 नजर आ रही है, ठीक है। आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि आपने कुछ भी नहीं करना होता, इधर बस एक लाइन दोबारा खाली छोड़नी होती है, और अगर एसेट इंपेयर हो रहा है जरा ध्यान से ज़बानी देखना पड़ता है ना, अगर इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करना तो जरा ज़बानी देखना पड़ता है। अगर एसेट इंपेयर हो रहा होता है तो रिवाइज बुक वैल्यू लिख देते हैं, नहीं तो पुराने वाली ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने ये बात भी सीखी हुई है, सारी सीखी हुई बातें टेस्ट हुई थी, मैंने कहा भूल तो नहीं कि जरा चेक करो, भूल गए थे जी। 31/18 एक लाइन खाली छोड़ी और यहां पर लिखा करते थे बुक वैल्यू, और मैं कहता था कि यहां पे ज़बानी जरा देख लो पहले सवाल से जाके कि ये बुक वैल्यू इस अमाउंट से, सॉरी वो जो रिकवरेबल अमाउंट है वो इस अमाउंट से कम तो नहीं है। अगर कम है तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट कम है, एसेट की बुक वैल्यू इंपेयरमेंट है, तो यहां पे रिवाइज्ड लिख के बुक वैल्यू लिख देना। याद आया कुछ। अब हम आज वाले सवाल में जाकर देखते हैं तो 178 एसेट की बुक वैल्यू आ रही है और 186 रिकवरेबल अमाउंट, तो हम कहते हैं ओहो सुकून है, सुकून है, हमारा एसेट बुक वैल्यू से ज्यादा रिकवर करेगा, तो इसलिए बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हुई, यानी वही बुक वैल्यू है। अब अगर बुक वैल्यू वही है तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन हमने टेस्ट लगा लिया। ये अब दोबारा बता देता हूं, एक 178 पे हमारा एसेट पड़ा है, किसने दोबारा पूछा जी, 178 पे हमारा एसेट पड़ा है इस वक्त, लेकिन इस दिन रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 186,
अब मुझे बताओ, अगर रिकवरेबल अमाउंट 186 है तो हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा है ना, ये तो गेन दे रहा है फ्यूचर में, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे या छोड़ देंगे? इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो बस नहीं है, इम्पेयरमेंट गेन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 178 वाला एसेट 178 पे ही पड़ा रहेगा, इसको 186 पे लेकर जाने की इजाजत, बढ़ाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर यही सिचुएशन ऐसी होती, सवाल में लिखा होता कि जी ये 175 पे चला गया, रिकवरेबल अमाउंट 175, हम कहते हो बुक वैल्यू क्या हो गई, रिवाइज। यहाँ 175 लिखते और 3 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तो जिससे ये रह गया सवाल के अंदर, वो उसकी मौज लग गई, वैसे ही कुछ नहीं करना था। चलें जी, ये होगी हमारी वर्किंग 1। इसको 1.1 कर लें। नहीं कोई जरूरी नहीं यार, चल माफ कर दूंगा तुझे यार। ये 17 1.1 17 ईयर्स निकालने के लिए हमने 1.1 कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ओके, प्लांट की तरफ आए, जल्दी करें, बस 5-7 मिनट में प्लांट मैंने डिस्कस करना है, उसके बाद इक्विपमेंट की सिर्फ एंट्री लिखनी है। ओके, टाइम इसी पे लगना था। अच्छा जी, प्लांट ऑन यकम जनवरी 18 ML कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। भाई इस दिन क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ठीक है, द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 18। ये क्या हो गया जी, वर्क कंप्लीट हो गया। हाउएवर द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 टू 31 अगस्त, यानी कि 0.5 मंथ या 15 दिन, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। ये नॉन रूटीन स्टॉपेज है, इसलिए इसको कंसिडर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 660 इनकर्ड ऑन द प्लांट वाज पेड एज अंडर। फर्स्ट पेमेंट 1 फरवरी को, सही है। उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी आ गई, द प्लांट वाज फाइनेंस टू अ बैंक लोन ऑफ 500 ऑब्टेन्ड ऑन यकम मार्च। ठीक है, द लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 18% पर एनम। अगली बात बाद में पढ़ते हैं, जरा मैं इधर से ना कमेंसमेंट सिजेशन निकाल लूँ। अब इधर देखो भाई, कमेंसमेंट पर्चे में कैसे हमने शॉर्टकट्स ही यूज करना है, जबानी भी हो सकता है लेकिन जरा फिर भी 1-2 लफ्ज तो लिख लें। हम लेटर ऑफ लेते हैं, लोन रिसीव्ड यकम मार्च है, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी है, फर्स्ट पेमेंट यकम फरवरी है, तो हमारा कमेंसमेंट क्या होगा, यकम मार्च लिख लो बस। ठीक है ना, वो लेटर ऑफ वो याद कराने के लिए था, हो गया ना याद, बस अब लिखो कमेंसमेंट यकम मार्च को करेंगे और सिजेशन 31 अक्टूबर को। लो, स्पेसिफिक लोन के लिए आपका रूल बन गया, आपने यकम मार्च से 31 अक्टूबर तक कैपिटलाइज करना है। बोलो ये सही है, लेटर ऑफ यही बनता है ना, तो वही लेटर लिख लो। अब इतना काम करने में तो टाइम नहीं ना लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें ना चीज़ों को। वो याद करने के लिए सारी अंग्रेजियाँ लिखते थे, स्टैंडर्ड का रूल, वो याद करने के दिनों मैंने कहा था लिखते रहो, एंड पे जाके शॉर्ट कर लेंगे, बस इतना सा काम। तीनों डेट जबानी देखो, जो लेटर है वही लिख लो, कमेंसमेंट है, और सिजेशन देखो, सिजेशन लिख दो। दरमियाना अरसा कितने मंथ्स बन रहे हैं देखें, 8 महीने भी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 मंथ्स। ये है आपका कैपिटलाइजेशन का पीरियड। पर एक्चुअली ना 8 के दरमियान में ही ये अगस्त भी आ रहा है ना, तो यानी कि आप यूं कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड तो फिर 7.5 महीने होगा ना। मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन पीरियड 8 महीने है या 7.5 महीने है? क्योंकि 8 महीने का कैपिटलाइज करना था, लेकिन 15 दिन की तो बीच में नॉन रूटीन सस्पेंशन आ गई ना, इसलिए 7.5 महीने लेंगे। ओके, कैपिटलाइजेशन पीरियड 7.5। अच्छा, अब लो भाई वर्किंग 2 करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट के लिए। कॉस्ट ऑफ प्लांट ही निकालनी है ना भाई। कॉस्ट ऑफ प्लांट में क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सारी गिवन है जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, 140 जमा 214 जमा 146 जमा 160, टोटल
607, ठीक है जी। उसके बाद और ना कोई कंसल्टेंट फी थी ना कोई परमिट फी थी, वो याद करने के दिनों में लिखा करते थे, यहां में नहीं सारा लिख के डैशे लगाते रहना। अब तो जो काम है वो करेंगे। अब बोरिंग कॉस्ट यहां पर ब्रैकेट में भी निकल सकती थी, लेकिन मैं जरा फॉर्मेट आपके साथ फटाफट रिवाइज करता हूं, ठीक है। यहां पर हम इसको ऐड करेंगे और हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो हमने प्लांट वाले कॉलम में एडिशन के तौर पे शो कर देनी है, ठीक है। लेकिन सब नोट के अंदर लिखना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट इतनी कैपिटलाइज हुई प्लांट में, ठीक है। अच्छा 2.1 हम वो जो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाला करते थे, उसके अंदर क्या कुछ होता था जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, इसलिए मैं लिख भी रहा, पर्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, ये तो बिल्कुल है, और ये स्पेसिफिकली लोन लिया है ना, तो स्पेसिफिक लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट है, एक्सपेंस निकालना है। अब कितना है जी लोन? 500 मिलियन, कितना है जी? 500 मिलियन इंटू इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर कितना है? 18% इंटू, वैसे तो था 8/12, लेकिन 15 दिन नहीं है तो -0.5, तो इसको 7.5 जिसने डायरेक्ट लिख लिया वो भी ठीक है, क्योंकि एक ही है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था कि मैं मंथ लिखूं कोई उसमें से निकालूं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 56, ये 7.5 जिसने लिख लिया डायरेक्ट वो भी बिल्कुल ठीक है, जिसने ऐसे लिखा वो भी बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि जब 7.5 आपने लिखना तो एग्जामिनर को बता देना आपने कि बनते 8 थे, मैंने देखो 7.5 लिए हैं, 15 दिन निकाल दिए, ये ऐसे लिख दो, ये तो और भी अच्छा, ठीक है। ये कितना बताया? 25। अच्छा उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से करते होते हैं हम लेस। अच्छा अब यहां पे बड़े मजे की बात थी, उसके लिए रिसीट पेमेंट तब बनाते थे, देखो भाई 12, 14, 15 नंबर वाले सवाल भी हम करते आए हैं। अब अगर पीपीई के नोट के अंदर वो सारी चीजें वो भी करवानी पड़े उसको, तो फिर पीपीई का नोट तो पीछे रह गया, फिर क्या 25 नंबर का 30 नंबर का सवाल दे? बात समझ रहे हो? तो चीजें कुछ ना कुछ आपके लिए आसान करके दी हैं उसने, मिक्स तो सारा कुछ हो गया, लेकिन इतना भी मिक्स नहीं हो गया था, सारा कुछ नहीं करना पड़ा, कॉन्सेप्ट सारा अप्लाई हुआ, ठीक है। आगे वो कहता है, क्या कहता है जी? द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फॉर लोन वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 मिलियन, उन्हें इन्वेस्टमेंट इनकम ही निकाल कर दे दी, अर्नड 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन, ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। उसने कहा कोई बट्टे शट्टे नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है ना उसकी इनकम मैं आपको बता रहा हूं। मतलब पता है क्या है? मतलब ये कि पूरा 17 है। अब मैंने पिछली क्लास में वैसे ये बात कर दी बच्चों से, ठीक है, कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं ये ना 8 महीनों का होगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 8 करके मल्टीप्लाई बाय 7.5 कर दें, वो बच्चा भी सही है। लेकिन ज्यादा लॉजिकल बच्चा, मैंने पिछली क्लास में कह दिया, टीए से भी कहा है कि दोनों ही सही होंगे, दोनों को नंबर पूरे मिलने चाहिए। जिसने ये कहा, हालांकि सवाल में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट इनकम है ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड, कैपिटलाइजेशन वाले अरसे की ये है, और कैपिटलाइजेशन वाला अरसा 8 महीने नहीं है, 7.5 महीने है ना, तो वो फिर उसने करके दिया हुआ था ये काम। लेकिन अगर कोई बच्चा ये अज्यूम नहीं करता और ये अज्यूम करता है नहीं जी नहीं ये तो 8 महीनों की इनकम है, 7.5 की करनी है, तो 17/8 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 7.5 करोगे तो आंसर निकल आएगा, वो भी ठीक है। मेरी तरफ से दोनों ही सही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम निकली हुई थी, अच्छी बात ये थी, ठीक है। 39 पॉइंट, अच्छा यार वो ऊपर लिख ही लेते वैसे, चलो ऐसे लिख सकते हैं 39.25, जरा वो फॉर्मेट वो मैंने पहले बनाया वही वाला उठा के ले आते हैं, ठीक है ना। और जनरल लोन है कोई नहीं, बात समझ गए हो? तो ये यहां से उठा लेता हूं मैं, यहां पे की थी ना मैंने वर्किंग अभी, ये ठीक है, ये उठा लेते हैं वहां ले जाते हैं, टेंशन ना लो। जनरल लोन क्यों नहीं है यार? अच्छी बात नहीं है वैसे यार, जनरल लोन नहीं है तो अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो ये बात सुनो मेरी, जरा मैं 1 मिनट इसको कॉपी पेस्ट कर लूं एक दफा, मैं आना फिर ठहर जा, फिर खलोई थी नसी ना जाना नहीं। अच्छा अब भाई इधर देखो मेरी बात सुनो, भाई साहब का सवाल ये है कि अगर जनरल लोन का जिक्र ना भी करे तो भी आप सूद लें और सूद दें, भाई मुनासिब नहीं है। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं बगैर लोन लिए। किधर गया भाई सवाल वाला?
हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं बिल्डिंग्स बगैर लोन लिए और सूद दिए, तो क्या उनकी बिल्डिंग्स बनती ही नहीं है? उन पे बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता होगा ना। बात समझें, आपने 1 रुपया कहीं से लोन नहीं लिया, बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग तो डेबिट होनी है, कैश क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ऐसे ही आपने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी यकम किस दिन, प्लांट बिल्डिंग नहीं, प्लांट है, चलो कंस्ट्रक्शन किस दिन स्टार्ट किया जी, यकम जनवरी को। आप कह रहे हैं यकम जनवरी को प्लांट शुरू किया, तो जो पैसे लगे थे वो कहां से आए? भाई सवाल कहता जनरल लोन है तो उसमें से निकाल लेते, सवाल चुप है तो मतलब अपने दराज में पड़ा था कैश, यार निकाल के लगाते रहे हैं, कोई मसला नहीं है, उस अरसे का तो इंटरेस्ट लेना ही नहीं था ही नहीं। अच्छा, यही चीज तो हमने कवर की है ये कमेंसमेंट डाल के, हमने यहां पे डेट ही क्या लिखी, यकम मार्च, इससे पहले कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होने दिया हमने, था भी नहीं। ठीक है ना, बात समझ गया ना? तो सारे उसूल जो बनाए हैं ना कहीं जाके कमेंट करते हैं, वो चीजों को पूरा कर देते हैं वो। ओके, तो भाई बिल्डिंग बगैर इंटरेस्ट, बगैर लोन लिए और इंटरेस्ट पे किए बन सकती है, उसमें वारी कॉस्ट 1 रुपया नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो भाई स्पेसिफिक लोन जिस दिन आया उस दिन से इंटरेस्ट ऐड करना है, और उससे पहले वाले खर्चे वो आप अपनी कैश ही दराज से करते रहे होंगे। तो भाई समझे हो? हाँ चल, अच्छा जी, ये बोरिंग कॉस्ट निकल आई जी, ऐसे ही है। ये 39.25 आपने यहां पे जाकर ऐड कर दिया, जा रहा है जना कर यार भाई कंप्यूटर, 39.25 और टोटल कितना हो गया 699.25। अब ये ना आपके प्लांट के कॉलम के अंदर नजर आना था, प्लांट के कॉलम में ओपनिंग 0 है क्योंकि इससे पहले प्लांट था ही नहीं, देख लो ओपनिंग में कोई नहीं नजर आ रहा। एडिशन में आना था 699.25, ठीक है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो हाई कॉस्ट मॉडल पे, यही क्लोजिंग बन गया। फिर डेप्रिसिएशन की मामला आना था तो ओपनिंग 0 था, और ये 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, तो फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट में आनी थी, क्लोजिंग में से क्लोजिंग एक्यूमुलेशन कॉस्ट में से ये माइनस कर देनी थी और बुक वैल्यू आ जानी थी। ठीक है, लेकिन साथ ही आपको एक अंग्रेजी का सब नोट लिखना था जो मैं आपको समझा के आया हूं अभी ग्रेनाइट में। क्या? बोरिंग कॉस्ट ऑफ 39.25 इज कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट एट द रेट ऑफ कितना था 18%। लिख दो, सही है, ना लिखो तब भी ठीक है, इतना भी काफी है कि आपने इंटरेस्ट बता दी, बोरिंग कॉस्ट बता दी है कि वो कैपिटलाइज हुई है एसेट की कॉस्ट में। ठीक है, तो समझे हो? तो ये आपने इस तरह से करके लिख देना था, यहां मैंने लिखा हुआ है ये आपके वो नोट्स चल रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने ये बनवाया था, उसके नीचे ऐसे 8.4 आ जाना था आपका, बोरिंग कॉस्ट ऑफ ₹39.25 हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सही है। लो जी, प्लांट खत्म हुआ, कितना आसान सवाल था, है ना? अच्छा जी, अब एंड पे एक ही तस्वीर ले लेना सारी, चलो ठीक है जी। ये एक जुमला है जो आप खुद नहीं लिखने का कॉन्फिडेंस ला पा रहे अपने अंदर, मैं परेशान हूं इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा। पास कर दो, फोटो खींचनी है, मैंने नया काम कराना है और सर नान ने भी छाती मार लेनी है थोड़ी देर में, टेंशन ही बड़ी होती है इस क्लास के अंदर मुझे। बस ठीक है, आगे फोटो तो आ गया। ले भाई, ये सवाल मैं लंबा चौड़ा को नहीं कर रहा भाई साहब, ये है एक्सचेंज देखो, एक्सचेंज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने की डेबिट हुआ करती है, और इक्विपमेंट है, एसेट का नाम इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट होगा न्यू की कॉस्ट से, और इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट होगा ओल्ड की कॉस्ट से, और कैश मैंने देख लिया था पिछली क्लास में पे हो रहा है। पढ़ो अब। ऑन यकम सितंबर 18 अ न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन। ये तो लिखो ना फटाफट, 70। ठीक है, ये इसको उड़ा ना, यहां से जगह खाली हो जाएगी, इस सारे को ऐसे जगह एडजस्टमेंट 5 और 6 की जगह। अच्छा जी, कितना कैश पे किया? 70। ठीक है, जो मिलता जाए लिखते जाओ। एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू सच सप्लायर, द फेयर वैल्यूज ऑफ ओल्ड एंड न्यू।
कॉन्सेप्ट आ गया, 3 सिनेरियोज वाला आ गया कॉन्सेप्ट। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन होगी तो हमने पुराने की फेयर वैल्यू को पकड़ लेना है, नए वाली को इग्नोर करना है। पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव। तो 70 मिलियन पे किया, 21 मिलियन पुराने की फेयर वैल्यू, तो नवा हमें पड़ा कितने में? एक मिनट, 21 प्लस 70 कितना? ठहरो, अब मैंने आगे नहीं ना पढ़ा, इसलिए मुझे जितना पढ़ा उतना तो लिखने दो मुझे। अगली लाइन आप लोगों ने पढ़ लिया पर्चे, मैंने नहीं ना पढ़ी। ये कितना बना जी? 91 फिलहाल तक। अच्छा, यहां तक को मसला। अच्छा, द फेयर वैल्यू अच्छा हो गया जी। द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। 40 मिलियन लिखो, ठीक है। ये तो आप इंशाल्लाह निकाल ही लोगे। ओके, वो डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। उसके बाद कहता है ओ कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 5। तो कोई मसला नहीं जी, इस 21 जमा 70 के अंदर 5 भी ऐड कर दो, एसडी कॉस्ट में ऐड ही होना था ना इंस्टॉलेशन में भी। ये भूल गए, इसकी आवाज आई, ये भूल गए, ठीक है जी। ओके, तो ये आपका एक बस अकोमोडेशन की वर्किंग आपने करनी है, गेन या लॉस आपका निकल आएगा। अब आप कहोगे जी उस 5 मिलियन के कैश की बात करें, यार छोड़ो यार, आप मुझे ये बताओ, आपको एसेट अकाउंट में इक्विपमेंट के कॉलम में इस 96 को एडिशन में दिखाना है, इस 40 को डिस्पोजल में दिखाना है, ठीक है। ओहो, नहीं आ गया, नहीं 40 फिर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं जी। आपके नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 फिगर्स ही रेलेवेंट है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो वो आपने लिख लेनी थी। प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए थोड़ा सा क्या करना था, वही डिटेल वाली वर्किंग। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकलनी थी, ये यहां से 190 माइनस 60, ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आनी थी। इसमें से जो आपने डिस्पोजल की वर्किंग करनी थी वो ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करनी थी, डेप्शन रेट लगाना था। फिर ये जो 96 वाला आया है, इसको यकम सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने डेप्शिट करना था। और जो पुराना 40 है जिसकी बुक वैल्यू पड़ी हुई ओपनिंग, उसको सिर्फ 8 महीने डेप्शिट करके रोकना था, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हाँ, खत्म, ठीक है। इसमें और क्या था, इतना आसान सवाल था, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट्स तो मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कुछ हेल्पफुल होगा, इस तरह से ये नज़र भी आ सकता है बच्चों को, तो ये एक तस्वीर बना लें। पता नहीं ये नज़र आएगा या नहीं आएगा।